के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. ये पोएट्री फेस्टिवल के लिए अलग गाना है। मैं कुछ और सोच के प्रोफाउंड सा आया था। एकदम इतनी अच्छी बातें सुनी इससे पहले हमने। और Swanand, just before, at the time we were planning this, Shiny wrote to me, let's call it Give Me Some Sunshine. जून का महीना था, दिल्ली में किसको सनशाइन चाहिए होता है, but then and I said बावरा मन को सनशाइन चाहिए होता है. And on that note, one of the questions जो मेरे जहन पे every time I speak to a poet that comes, when do you feel a poem is born? कैसे मतलब किस तरह से एक poem का आगाज होता है, like if through some example that मैं पहली बात तो डिस्क्लेमर, अगर मैंने किसी ने मेरी किताब भी खरीदी हो तो मैं उस तरह से पोएट नहीं हूँ, उस तरह से नहीं हूँ इन द सेंस मैं पहले मैं लिरिसिस्ट बना, बाद में मुझे जब लिरिक्स लिखने आ गई तो फिर मैंने कुछ अपने लिए लिखा, कुछ अपनी पोएम्स लिखी। तो उस तरह से कभी मैंने बचपन से पोइट्री को उस तरह से पढ़ा बहुत, सुना बहुत, जाना बहुत, लेकिन पहली मुलाकात मुझे स्टोरी टेलिंग के फॉर्म के लिए के तौर पे हुई पोएम से, क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम थिएटर, आई ऑलवेज लव्ड फिल्म सॉन्ग्स। तो मेरे लिए पहले वो एक्सटेंशन ऑफ अ स्क्रीन प्ले, एक्सटेंशन ऑफ डायलॉग्स, उस तरह से पोइट्री थी। लेकिन उसके बाद जब मेरे कुछ गाने लोगों को अच्छे लगने लगे तो फिर मैं पोइट्री में खुद को एक्सप्रेस भी करने लगा। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन फेसबुक, और उसी से किसी ने उन्होंने निकाल के एक किताब मेरी छपी है। तो ये मेरा ज़्यादातर काम जो है सोशल मीडिया पे आया था पहले। तो मुझे हमेशा पोइट्री का प्रोसेस जो है मेरे लिए बहुत ही अमेज करता है। नो, आई डोंट नो, बिकॉज द पोएम विच कम्स आउट इज नॉट मी। बावरा मन फॉर एग्जाम्पल गाना बनने से पहले एक कविता थी, और वो कविता शुरू हुई थी, आप एक रिक्शा में जा रहे थे so if you could talk about that, I find that journey a fascinating one. Yeah, but I'll first read a poem of mine which मैंने बहुत सारी पोएम्स, मैंने अभी देख रहा था जब आपका क्वेश्चनर पढ़ा, मैंने इसी बारे में लिखी कि कविता कहाँ से आती है। मुझे हमेशा इस बात से अचरज होता है कि ये होता क्या है, ये कहाँ से आती है, इसकी लय कहाँ से आती है, इसकी ये शब्द कहाँ से आते हैं, इमेजरी कहाँ से आती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। कहता हूँ मैं कि जहन के ऊंचे पहाड़ों से भड़भड़ा के वो निकलती है, जहन के ऊंचे पहाड़ों से भड़भड़ा के वो निकलती है, बेबाक उछलती फिसलती है, खुद से नहीं संभलती है, कविता तो ऐसे चलती है। जब बर्फ ख्यालों की पिघले, ये धार बनी थोड़ी मचले, शैशव से टेढ़ा चाल चलन, जौबन तो क्या ही करोगे सहन, मन गंगोत्री की गंगा ये उद्गम पे ही मैली मिलती है, कविता तो ऐसे चलती है। ना बम भोला मैं शिव तो नहीं, भयभीत भांग का भंगेड़ी। लोग, कवियों को लगता है कि वो कुछ भगवान है। ना बम भोला मैं शिव तो नहीं, भयभीत भांग का भंगेड़ी, ये सर्प हलाहल क्या होवे, मैं जानू बस सांप और सीढ़ी, और 99 पे जैसे सांप मिले, दुर्भाग्य के जैसे ढलती है, कविता तो ऐसे चलती है। ये बाढ़ ख्यालों की है चली, ये शब्द है बहते बेकाबू। तो बाढ़ है ख्यालों की जो चलती है, और शब्द है बहते बेकाबू, इसे तीरथ वीरथ मत कहना, मत खुद को समझ लेना साधु, ये प्रसव वेदना कुछ कर लो, एक नश्वर जीव ही जनती है, कविता तो ऐसे चलती है, कविता तो ऐसे चलती है। Absolutely.
No, one of the things that जो मैं आपके poems में और गाने में भी वो दिखती है वो the use of very strange non-poetic जिसको हम poetic नहीं but the way you say it, for example आपने एक कविता जो आप सुनाएंगे वो लड़की धूम धड़ाका थी. अब एक पोएम जिसमें लड़की धूम धड़ाका थी और उसमें वो मिश्री भी थी वो बताशा भी थी, या फिर एक ये पोएम है जिसमें आप कहते हैं कि रे मीता मैं बंदर तू भालू शलगम कच कचालू. अब ये शब्द कहाँ से आते हैं? मतलब वो जस्ट व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स दीज काइंड ऑफ यू नो, शायद आज से 50 साल पहले अगर किसी ने ये लिखा होता तो वो शायद उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते. नहीं पर देखिए शब्दों के साथ में कवि का खेलना, मैं गुलजार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ एग्जैक्टली हमेशा से. और उसके बाद मैं कविता लिखनी शुरू की. मुझे जो लेखक अच्छे लगे शुरुआत में गुलजार साहब की वजह से मैंने पोइट्री कविता गाना सुनना शुरू किया. उस जगह से मेरी शुरुआत हुई. फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ा, अलग अलग तरह से पढ़ा. वो गालिब का एक शेर है ना, क्या वो दानिश, वो कौन सा शेर है कि कौन से काम रुकते हैं गालिब के बगैर, फिर करो हाय हाय क्यों. अब जार जार कोई रोए जार जार क्यों कर कीजिए हाय हाय क्यों. अब ये तो कौन से काम बंद है, क्यों कीजिए हाय हाय क्यों. गालिब भी ऐसे ही किसी भी मतलब वो बहुत प्रोफाउंड शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे और कुछ बहुत ही कलोकियल पुरानी दिल्ली के गलियों के शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे. तो मुझे लगता है कि मैं मेरी भाषा को अपने तरह से अपनी भाषा को अपने तरह से प्रेजेंट करता हूँ. मैं इंदौर से आता हूँ तो मीता चल भागे चल दौड़े में मैं इंदौर की गलियों को याद कर रहा हूँ, इंदौर की गलियों के बारे में बात कर रहा हूँ. तो उसमें हमारा इंदौर थोड़ा सा टुक हिंदी टुक मराठी है, थोड़ा सा गुजराती है. आप पढ़ेंगे जरा मैं ये मीता पढ़ देता हूँ. रे मीता चल भागे चल दौड़े. मीता मतलब दोस्त. रे मीता चल भागे चल दौड़े, एक गली ना छोड़े, कच्ची अमियां तोड़े, चाहे रोके लोग निगोड़े. रे मीता गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े. रमीता मैं बंदर तू भालू, रमीता मैं बंदर तू भालू, शलजम कच्च कचालू, चल घुटने लहू सना ले, चल गिर गिर जख्म लगा ले. चल घुटने लहू सना ले, चल गिर गिर जख्म लगा ले. रमीता बचपन फुंसी फोड़े, रमीता गम की बाह मरोड़े, रमीता चल भागे चल दौड़े. रमीता कटी पतंगे लूटे, जामुन काले कलूटे. रमीता कटी पतंगे लूटे, जामुन कलूटे. सुन मंदिर घंटी बाजी, चल मिस्री बाटे आजी. आजी इज अगेन अ वेरी मराठी वर्ड, दादी नानी. रमीता कटी पतंगे लूटे, जामुन काले कलूटे. सुन मंदिर घंटी बाजी, चल मिस्री बाटे आजी. रमीता तबड़क तबड़क घोड़े, रमीता गम की बाह मरोड़े, रमीता चल भागे चल दौड़े. रमीता मुनिया बनी लुगाई. ये मोहल्ला है. ये आप ये स्टैंजा दो बार पढ़ेंगे आप. इतना बढ़िया स्टैंजा है. रमीता मुनिया बनी लुगाई, खूसट की तेहर भी आई. तो ये गली है हमारी, तो उसमें दोनों ही चीजें हो रही है. रमीता मुनिया बनी लुगाई, खूसट की तेहर भी आई. रमीता दोनों तरफ मिठाई, हमने भी गजब पचाई. सब चुटकुल्ले हंसोड़े, रमीता गम की बाह मरोड़े, रमीता चल भागे चल दौड़े. प्लीज एक बार फिर से. दिस इज, you know, in one stanza he encapsulates having sweets at the tervi and having sweets at the lagai. रमीता चांद है छत पे उतरा. अब गली का छत पे सोना मतलब हम सभी को. रमीता चांद है छत पे उतरा, कहीं दूर रो रहा कुतरा. कुतरा भी बड़ा मराठी वर्ड है. रमीता चांद है छत पे उतरा, कहीं दूर रो रहा कुतरा. खर्राटे सरगम गाए, क्यों नींद हमें ना आए. रमीता ठंडी चादर छत पे, रमीता सपनों वाले रथ पे, अंबर से चांदी तोड़े. रमीता गम की बाह मरोड़े, रमीता चल भागे चल दौड़े. Beautiful. Like, it's almost like you're talking to somebody and
that becomes poetry, you know, like it's conversational. स्वानंद, एक चीज़ आपने गुलजार साहब की बात की है और इस कविता में भी एक चांद का जिक्र है और आपने अलग एक आध कविताओं पे भी चांद का लिखा है। अब गुलजार साहब की कॉपीराइट है चांद पे, वो खुद भी कहते हैं। नहीं, हम भी क्लेम कर रहे हैं। पर आपने जो लिखा है उसमें आपने चांद को डेस्परेट भी कह दिया है। तो वो जरा पढ़िएगा, क्योंकि चांद के साथ आपका और चांद के साथ गुलजार साहब का नहीं, देखिए, चांद के साथ गुलजार साहब का रिश्ता मैंने देखा, पर फिर मुझे चांद के साथ रिश्ता दिखाई दिया इब्ने इंशा का। वो बहुत अलग है और बहुत सारा है। उन्होंने भी दे भर भर के चांद के बारे में लिखा है। तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है कि ये चांद कवियों को क्यों इतना अच्छा लगता है और उसमें क्या। तो मैंने भी वहां से मेरा भी अपने आप ही चांद के साथ एक्चुअली क्या होता है। मैं एक बचपन में, मुझे याद है, छोटा सा पहला मोहब्बत थी, इश्क था, जो भी था कह लीजिए। वो लड़की कहीं मिली थी कैंप में और उसके बाद में वो चली गई। अब मैं उस नो मोबाइल नो जनरेशन की जवानी है मेरी, तो मेरे लिए इश्क अलग चीज होती थी, हमारे लिए। तो उसने कहा कि हम कैसे बात करेंगे। वो रहती थी उत्तराखंड में, मैं रहता था मध्य प्रदेश में। तो उसने कहा कैसे बात करेंगे, तो कह रही रात को 8 बजे चांद को देखना, मैं भी देखूंगी। तो मुझे लगा यार ये कितनी कमाल की बात है ये। उसके बाद कई दिनों तक मैं रात को 8 बजे चांद देखता रहा। अभी भी रात को 8 बजे कभी कभी चांद देख लेता हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, लेकिन तो मुझे लगा कि चांद का रिश्ता हम लोगों के साथ बहुत बहुत अलग तरह से है। तो मैं ये गाना जो है, ये जो कविता है, इसको मैंने गाना भी बनाया है। दिस इज, आई हैव रिलीज्ड इट एज माय सिंगल। तो आप गा ही देता हूँ। एब्सोल्युटली, गा ही दीजिए। देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, देखो फिरता है ये मारा 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 मारा, कभी आंगन में कभी दहरी पर ये झांक के साथी ढूंढता है, पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पलकें मूंदता है। बिन पतवार की किश्ती ले काली रात का ढूंढे किनारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, कभी पूनम तो अमासी, कभी ये रूप बदल कर आता है। नित कला नई नित रंग नया, तरकीब कई आजमाता है। अब की ज़बां में बोलूं तो ये डेस्परेट है बेचारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। एक बदरी थी काली बदरी थी, एक बदरी थी जो इसके संग, एक बदरी थी जो इसके संग डुएट सा गा कर जाती थी। पर हाय वफा की बारिश तो वो धरती पर कर जाती थी। ये गुमसुम ही तकता था खुशहाली का वो नजारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। चांद का कोई हुआ ना होगा, चांद तो फिर भी सबका है। अंधेरे में लालटेन सा ये कब से फलक पे लटका है। इसके रूप की दौलत पे हर शायर ने कब्जा कर मारा। गुलजार चवन्नी कहते इसे इंशानी जमी पर दे मारा, और फैज की लाल कलम कहती इसे इनकलाब का हरकारा। चांद के माथे शिकन नहीं, हम जैसा वो बंजारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, देखो फिरता है ये मारा 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 मारा। ये गाना मेरा रिलीज दे, जरा सुनना, स्ट्रीम्स बढ़ाओ उसके। it's brilliant that ये जो लाइन है, एक बदरी थी जो इसके संग डुएट गाकर जाती थी, पर हाथ वफा का बारिश
बारिश तो धरती पर कर जाती थी. Just imagine how transient the moon's affection is. The moon is like, yeah, the lone lover, the moon. मेरे इसमें मैं उसको देख मुझे मतलब मैंने मेरे गाना है कौशिकी ने गाया हुआ है ओरी रहना तेरा छौना चांद चित चोर मुंह दिखाए आधा पौना तर से मन का चकोर. तो रात का बेटा है चांद, छौना मतलब बेटा, या रात हमारी तो चांद की सहेली है. तो चांद को अलग अलग तरह से देखने में मजा आता है. स्वनद, आपके जो अल्फाज है, जो लिरिक्स है, वो बहुत मतलब it's very direct in the way it approaches it, touches me as a reader. At the same time, when you get into that classical mode, जो आपने खोया खोया चांद में गाना लिखा था, and you have said, you know, like you tried to go back to the tradition of the Sahir San. आपने भी एक कविता ही लिखी है उर्दू की लिखावट पे. हाँ, मेरी वो कविता है, हाँ. I would like, because जरा ये आपका लैंग्वेज और जो उर्दू में लिखावट है, this is I think on page 33. नहीं, ये मैंने तब लिखी थी जब उर्दू मुझे बिल्कुल, मैंने थोड़ी थोड़ी उर्दू सीखने की कोशिश की अभी कुछ पैंडेमिक में, तो थोड़ी पढ़ना मैं थोड़ी थोड़ी समझ गया. लेकिन ये उसके कई साल पहले मैंने जब उर्दू सिर्फ देखी थी, वो मेरे लिए मुझे वो जबान समझ में नहीं आती थी उस वक्त पे. तो मैं उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो फ्लो है राइटिंग का, वो देखता था और मुझे लगता था कि ये कितनी सुंदर राइटिंग है और कितनी. तो मैंने उर्दू की लिखावट पे एक कविता लिखी थी कुछ समय पहले. उर्दू की लिखावट है या लखनऊ की है गली, रखते जुबां पे घुल गई वो मिस्री की डली. अक्षर है काला भैंस सा ये कैसे कहूं मैं, अक्षर है काला भैंस, हमारे हिंदी में कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, मेरे लिए वही था. तो अक्षर है काला भैंस सा ये कैसे कहूं मैं, लहराती जुल्फ जाहिलों को वो लगती है भली. उर्दू की लिखावट है या लखनऊ की है गली. उड़ती सी एक चुनर है उर्दू पर्दे में शबाब, उड़ती सी एक चुनर है उर्दू पर्दे में शबाब. उर्दू जरी का काम है नाजुक है बेहिसाब. नागन है एक काली सी बलखा के यूं चली, उर्दू है लिखावट है या लखनऊ की है गली. नागन है एक काली सी. Can you read this stanza again? नागन है एक काली सी बलखा के यूं चली. Just Now, imagine. it's just look at the Urdu script and that's the image which came to my mind. जेरो जबर में नुक्तों के जेवर से है सजी. उर्दू में जेरो जबर में नुक्तों के जेवर से है सजी, है खनक पायलों की जो बुरके तले बजी. उर्दू है शाम अवध की सोना जो बन ढली, उर्दू है लिखावट या लखनऊ की है गली. उर्दू के हुए मीर या गालिब मजाज फैज, उर्दू के जाल में है जाने कितने दर्द कैद. हिंदी की जुड़वा बहन है जरा लाड़ में पली, उर्दू है लिखावट है या लखनऊ की है गली. I simply can't get over the fact that उर्दू की स्क्रिप्ट को इन्होंने लखनऊ की गली जैसा एक मूड, एक इमेजरी दी है. वो करना मतलब वो, और मुझे ना, मैं जैसे अभी गालिब को भी सुनता हूँ या इनको भी, दूसरे पोएट्स का नाम बहुत लेते हैं ये लोग. मुझे वहां से भी एक फैसिनेशन होता है, ये मेरे गुरु है, ये सब इनका नाम अपनी कविताओं में आना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. मतलब तो मैं मेरी हर आपको कविताओं में, मतलब इवन खोया खोया चांद मिजाज में मजाज है मैंने, तो मुझे लगता है कि हमारे इतनी अच्छी ट्रेडिशन है पोइट्री की उसको. और क्या अभी हम लड़ाई लड़ते हैं ना क्रेडिट के लिए, बहुत हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लड़ाइयाँ चल रही क्रेडिट की. मुझे लगा कि कबीर ने, गालिब ने अपने क्रेडिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, अपनी पोएम में अपना नाम डाल देते थे. तो मुझे लग रहा है ये कर लेना चाहिए. One question that you write both poems and songs, and at times it's very difficult to make out where a poem ends and the song begins. Of course, there's the aspect of music, but Bawra Man, for example, if you could just talk about the origin of that, because it did not begin as a song for a film. It began as your it was like one expression, like Bawra Man के, अब वो ये कि कहानियां तो बहुत बन जाती है और मैं सुना सकता हूँ कि इस कहानी से ये, लेकिन
जो मुझे अभी भी खुद आश्चर्य होता है कि ये गाना कैसे कब बना, वो आप सिर्फ मीडियम होते हो कभी कभी, यू नो, लाइक जस्ट कम्स थ्रू यू, यू नो। क्योंकि मैं अब इतने सारे सालों बाद भी जब देखता हूँ बाबा रामन को, जिस तरह से लोग उससे रिएक्ट जो लोगों को उससे मिलता है, जो लोगों तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है कि यार ये कमाल की बात है कि आपने कुछ चंद, तो ये गाना मैंने एक्चुअली, मैं बम्बई नया नया आया था और गोरेगांव में शिवधाम एक छोटा सा जगह पे हम रहते थे 3-4 लोग साथ में, एंड इन मूवमेंट नो, बस में रिक्शा में ना मुझे कुछ कुछ सूझता है, एक्चुअली बहुत सारे पोएट्स को सूझता है, तो वो मूवमेंट जब होती है, जब कोई सुन नहीं रहा होता है, तो मैं वो शोर में मैं कुछ गाना गुनगुनाता, उसमें मैंने ये 4 पंक्तियां गुनगुनाई थी, बावरामन देखने चला एक सपना, ऐसे ही मेरे मन में आई। और मैं वापस अपने रूम में आया, मेरा रूममेट था हर्ष खुराना, तो मैंने उसको बोला कि यार ये देख ऐसी कुछ कविता, अरे यार बोले भाई बहुत बढ़िया है, इसको लिख दो, पूरा लिख दो इसको। तो मैंने फिर 2-4 दिन मैंने उसको उसके साथ खेला, फिर कुछ लिखी, फिर कुछ लिखी, फिर कुछ दिनों तक बाद में मैंने, अब मुंबई में जो होता है वो बेसिकली हम स्ट्रगलिंग डेज में दोस्तों क्या खाना और थोड़ा सा पीना, ये जो चलता था, उसमें शाम की महफिलों का ये गाना बना, मतलब बेसिकली शुरुआत में ये वहां से, तो उसकी एक ऐसी धुन भी थी और मैं गाता भी था इसको और लोग सुनते भी थे और फिर दूसरे दिन भूल भी जाते थे। लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि यार देयर इज समथिंग टू इट व्हिच इज लाइक पीपल आर लविंग इट, यू नो, लाइक आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई रियली थिंक मुझे जो लगा कि बावरामन देखने चला एक सपना, चला में एक है ना उसमें कि क्या है यार, ये देखो ये बावरामन देखने चला एक सपना, तो ये खुद पे एक तरह की हंसी है, जो इम्पॉसिबल सा ड्रीम है, उस ड्रीम को देखने ये जा रहा है। तो पता नहीं ये, मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, और फिर उसके बाद में जब सुधीर की पिक्चर में ये आ गया, मैंने शूटिंग के दौरान गाते थे तो के गाता था, फिर सब लोग गाते थे, फिर उसके बाद में दिस केम इनटू फिल्म, एंड then things change, you know, that song had so much power that it changed it gave me a career. Can you just sing it for us? Just a few. How much time we have? We have time. So Bavraman, can we do last? Okay, we'll end with Bavraman. We'll end with Bavraman because that's, then after that, then yeah. Bavraman की वो जब after taste वो रहे Bavraman का फिर। Bavraman की जब बात चली, you know, like a song that originates as a poem, totally independent of a film situation. There is another one that you had mentioned जो हम बात करेंगे, आपने बोला था ये रिसाइड भी करेंगे, बिन बोले, अरे वो हाँ, भी हाँ, ये शायद पेज 18 पे है, because ये गाना, ये पोएम भी एक, it began as a separate poem and then you made changes when it became part of PK. या तो बहुत कम ऐसा होता है कि गाने, फिल्म के गाने आप पोइट्री से आते हैं, ज्यादातर ये होता है कि एक ट्यून होती है और उस ट्यून से आप लिखते हो, लेकिन ये स्पेशली ये पीके फिल्म का एक गाना है जो काफी सुना जाता है, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, तो ये गाना बेसिकली इस सिचुएशन के लिए, तो मुझे अचानक से मेरी ये पोएम याद आ गई और मैंने ये गाना वो राजू को सुनाई और दे रियली लाइक्ड इट। दिस पोएम इज, मतलब फिल्म का गाना अच्छा है लेकिन ये पोएम मेरे और नजदीक है, क्योंकि ये पोएम का सार जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत परमानेंस किसी भी चीज के खिलाफ, मैं तो किताब छापने के भी खिलाफ हूँ, मैं कुमार गंधर्व के घर में पला बड़ा हूँ, तो वो तो कहते थे कि मेरे बाद मेरा गाना इसी वक्त खत्म हो जाएगा। इस पोएम में आपने एक्चुअली शब्दों को बढ़िया गालियां दी हैं। मैंने शब्दों को गालियां दी है, हाँ, तो मुझे भी लगता है कि और मीनिंग वर्ड्स कैरी करते हैं या हम कैरी करते हैं या हमारे ख्याल वर्ड्स को कैरी करते हैं, तो वर्ड्स जो है वो सब खराब करते हैं दुनिया में, और परमानेंट कुछ होता है ऐसा मुझे अभी भी लगता नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ मेरे बाद रह जाए, मेरे पीछे कुछ आ जाए, रह जाए, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस सी बात है। इस मोमेंट पे कुछ आ रहा है, लिखो, पढ़ो, गाओ और भूल जाओ और आगे चलो। तो उस तरह से ये कविता उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। प्रेम कविता है और परमानेंट कुछ भी नहीं है। बिन बोले बिन कहे सुने कुछ, बस हाथों में हाथ धरे, बिन बोले बिन कहे सुने कुछ, बस हाथों में हाथ धरे, 4 कदम बस 4 कदम, एक सांझ चलोगी साथ मेरे। गीली हथेली थाम के हम नब्जों की लय पर डोलेंगे। What a lovely line. Please again. गीली हथेली थाम के हम नब्जों की लय पर डोलेंगे,
कदम कदम की ताल मिली तो मन ही मन खुश हो लेंगे, हर एक शिकायत गम वम सारे दो पल को रख कर के परे, चार कदम बस चार कदम एक सांझ चलोगी साथ मेरे। शब्द हरामी शब्द कमीने, शब्द हरामी शब्द कमीने शब्दों ने सब नष्ट किया, शब्द खिलाड़ी बड़े व्यापारी शब्दों ने सब भ्रष्ट किया, पोंछ के ये शब्दों का मरहम लेकर अपने जख्म हरे, चार कदम बस चार कदम एक सांझ चलोगे साथ मेरे। अब ये जेंडर की भी बात है जो मुझे बहुत, मैं इसके बाद उसके बारे में बात, तो मुझे लगता है कि कभी मैं सूफी संतों की एक परंपरा है जिसमें हम कोई भी जेंडर है, हम सब जेंडर है। चार कदम बस चार कदम एक सांझ चलोगे साथ मेरे, मैं हूं स्त्री तुम मेरे पुरुष, मैं हूं स्त्री तुम मेरे पुरुष, मैं नर हूं तुम मेरी मादा, मैं हूं स्त्री तुम मेरे पुरुष, मैं नर हूं तुम मेरी मादा, जो पूरा है वो सपना है एक सपना हम आधा आधा, सदियों से सहमी सांसों में चलो थोड़ा सा हम प्यार भरे, चार कदम बस चार कदम एक सांझ चलोगे साथ मेरे, बिन बोले बिन कहे सुने कुछ बस हाथों में हाथ धरे। What do you think, Swanand? You know, these poems are so accessible, so मतलब immediately समझ में आ रही है मुझे, it reaches me. Do you think, and this is a question I've asked a lot many poets, do you think poetry has the possibility of changing the way we live, or is it too much of a weight for the poet? The poet just writes irrespective of. No, I definitely believe that poetry has the capacity to change the world. There are poems हम जो आज भी गाते हैं जिन्होंने दुनिया को बदला है, ऐसी कई poems है, ऐसी कई गाने हैं, कई प्रोटेस्ट के गाने हैं, कुछ एक्टिविज्म के गाने हैं, कुछ भजन है, कुछ मतलब कव्वालियां हैं जिन्होंने जिंदगी बदली है लोगों की। कविता जिंदगी बदल सकती है। मेरी एक कविता है, इसीलिए मेरे को ये याद नहीं कहाँ है, वो कहीं तो होगी। भगवान कवि बनाता है या कवि भगवान बनाते हैं, ऐसी एक मैंने उसमें लिखा था कि कवि के होने की बहुत जिम्मेदारी इसीलिए बनती क्योंकि कविता में एक संगीत होता है, एक लय होती है, एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी होती है। एक्चुअली म्यूजिक इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, दैट्स व्हाट आई फील, कि उसका कोई शेप नहीं होता, उसका कोई एग्जिस्टेंस उस तरह से नहीं होता, सिर्फ साउंड होता है, और उसके जस्ट नीचे पोएम आती है, उसके जस्ट नीचे पोएट्री आती है जो सिर्फ आपको कुछ इमेजेस देती है, कुछ एक फीलिंग जगाती है आपके अंदर, लेकिन आपके जिंदगी को मायने देती है। मैं पहले ना गाना लिखता नहीं था, मुझे लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है, पर मुझे समझ में आया कि नहीं, गानों से मेरी जिंदगी बदली है, तो मेरे गानों से अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो ये मेरा काम है कि ये मुझे सुनाना है, जो मुझे समझ में आता है, मुझे जैसा समझ में आता है। तो आई थिंक पोएट्री हैज the capacity to change the world, you know। बिल्कुल एकला चालोरे अगर टैगोर नहीं लिखते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। अगर कोई हम भी देखेंगे जैसा फैज नहीं लिखते तो पता नहीं दुनिया कहाँ जाती। अगर हम बॉब डिलन अगर नहीं लिखता कि आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड, तो क्या होता है, क्या नहीं होता। इमेजिन अगर नहीं लिखता जॉन लेनन, तो जिंदगियां बदलती है, कविताओं ने हमारी जिंदगियां बदल दी, हमारे सोचने का ढंग बदलती है, हमारे सोचने का ढंग बदलता है तो हमारी जिंदगी बदलती है। As someone, you know, deeply rooted in music as much as lyrics, when you were writing, जब आप लिखते हैं तब rhythm and sound का कोई रोल किस तरह से प्ले करता है? मेरी कविताओं में मुझे वो मतलब मुझे इसमें आता है क्योंकि मुझे रिदम भी बहुत प्यारी है, तो मेरी कविताओं में एक रिदम रहने की कोशिश होती है हमेशा। मुझे छंद में कविताएं सूझती है। मुझे बहुत लोगों को आजकल बहुत सारे लोग बिना छंद के कविताएं लिखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे छंद में कविता लिखना, मेरे बहुत फेवरेट कवि हिंदी के रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और उनका छंद, उनका ताल बहुत सुंदर है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, घास चुप है काश चुप है मूक शाल पलाश चुप है, ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, ऐसी लय है, खेलती लय, तो मैं वो रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अब लड़की धूम धड़ाका में भी है। हाँ, अब मैं वो लड़की धूम धड़ाका पे आएंगे बाबरा मन से जस्ट पहले, क्योंकि वो बहुत मतलब द
aesthetics of the two are so dramatically. 5 minutes we have. Okay, so maybe then we should actually. I came from a long way, yaar, brother. I took a flight, I sat in this thing just to do this 5 minutes, yaar. This is not fair. I was going to actually ask him, you know, this is a poem that we have not discussed about reciting, but he also, आपने दांतों के दर्द पे भी कविता लिखी है. You know, like, it is incredible that you find poetry in, you know, if this is something that, you know, you'd like to read, because again, it's something that brings alive your take on totally mundane, everyday thing. 66 page पे है. मैंने ये this is my marking of दांतों के दर्द पे कविता. I think I have read for the first time. नहीं तो मुझे लगता है कविता वही होती है. कविता आपके किसी भी स्थिति से आप रिएक्ट कर सकते हो, किसी भी दर्द से. किसी भी दर्द से. फैज साहब ने तो हार्ट अटैक पे लिखी है. तो मेरी दांत दर्द की कविता थोड़ी सी अर्थ के अनर्थ होवे, गर्मियां भी सर्द होवे, समझ सारी व्यर्थ होवे, जितना जो भी मर्द होवे, अकड़ सारी गर्द होवे, दांत में जब दर्द होवे. देवता सब याद आवे, कुछ नहीं फिर रास आवे, अप्सरा भी पास आवे, यूं लगे संतरास आवे, मंदिर होवे, चर्च होवे, साधु भी खुदगर्ज होवे, दांत में जब दर्द होवे. ये समाधि की स्थिति है, सुख की दुख की ये इति है, जिंदगी का सार है ये, धाम पूरे 4 है ये, लावा या के बर्फ होवे, सब यहाँ कमजर्फ होवे, दांत में जब दर्द होवे. मेरी अपनी ये व्यथा है, मेरी अपनी ये व्यथा है, यूं न समझो बस कथा है, मुंह जो टेढ़ा मेरा देखो मत समझना ये अदा है. मेरी अपनी ये व्यथा है, ये न समझो बस कथा है, मुंह जो टेढ़ा मेरा देखो मत समझना ये अदा है, अफसरों के क्लर्क होवे, सर्ग सारे नर्क होवे, दांत में जब दर्द होवे. इससे तो अच्छा ही होता बंद सिपाही गोली खाता. इससे तो अच्छा ही होता बंद सिपाही गोली खाता, मुल्क के कुछ काम आता, चाबी मैंने बस तमाकू, हायर मन तू कैसा डाकू, तेरा बेड़ा गर्क होवे, पूरा बेड़ा गर्क होवे, दांत में जब दर्द हो. Thank you so much. मैंने भी लिखने के बाद आज ही पढ़ी. You know, we had decided, he had told me that there are these 4 or 5 songs that poems that but कुछ ऐसे हैं and we don't have the time, but मुझे लगा कि ये दांतों का दर्द के साथ जो इन्होंने एक universality he's brought a universal experience in that. I thought that needed to be articulated. Swanand, अगर धूम धड़ाका वाला या उससे पहले एक सवाल है. You know, the way music and lyrics has changed, उस पे अगर from the time, एक टाइम पे था कि ये मुखड़ा 2 लाइन का मुखड़ा, 4 लाइन का अंतरा, फिर बैक टू मुखड़ा, वो पूरा चेंज हो गया है. उसके बारे में, we have become very totally different in the way we treat structures have changed, like musical structures we have changed, and there the credit goes to many people, including first Rahman sahab. Yeah. Rahman has really freed the music from any structure. किसी भी तरह से कोई भी चीज कभी भी आ जाए, कोई भी एक क्रॉस लाइन आ जाएगी, कोई अंतर आ जाएगा, कोई मुखड़ा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, और उसने हम पोएट्स को, मतलब छंद का अपना मजा है लेकिन फ्री का अपना मजा है, तो हमको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे छंद दिए हैं, दूसरी चीजें दी है, तो जो बहुत मजेदार है. और हमारे यहाँ पे अब वो तो सभी लोग फॉलो करते हैं, एवरीबडी इज डूइंग इट. सो या, तो we have 5 minutes, so we'll do लड़की धूम धड़ाका and 4 lines of Baba Raman, and then we'll call up. I have tried to translate this poem. Every time I come across good poems, my first instinct is to see, but I can't find a word that translates लड़की धूम धड़ाका. I can't. तो ये कविता एक्चुअली मैंने लिखी थी, एक पाकिस्तान में एक लड़की थी, कनदिल बलूच नाम था उसका, शायद कनदिल बलूच. एक ऐसी लड़की थी जो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलती थी, खुला बोलती थी, जो भी बोलना होता था, और उसके बारे में लोग बातें करते थे, और उसके बारे में दोनों तरह की बातें होती थी उसके बारे में. कोई अच्छा बोलता था, कोई बुरा बोलता था, और उसके बाद में जो होना था, जो होता है, वो हुआ. उसके किसी भाई ने, कजिन ने उसको
खत्म कर दिया। तो मैंने उस डायरेक्टली उसके ऊपर कविता नहीं है ये मेरी, लेकिन ये कुल मिला के हमारे समाज में जो दो तरह की बातें होती है उसके बारे में कविता है। Exactly. किसी भी इंसान को लेके, किसी भी लड़की को लेके। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी। वो चलती नहीं बस बहती थी, वो चलती नहीं बस बहती थी, सच सीधे दिल की कहती थी। कुछ कहते थे वो आशा थी, कुछ कहते महज तमाशा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी। वो बादल बिजुरी हंसती थी, वो बादल बिजुरी हंसती थी, वो सावन भादो रोती थी। मैं इसमें काजल काजल लिखा लेकिन मैंने उसको चेंज किया। मैं वो बादल बिजुरी हंसती थी, वो सावन भादो रोती थी। कुछ कहते दिल को दिलासा थी, कुछ कहते केवल झांसा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी। वो अपने दिल में आई थी, वो अपने दिल में आई थी और दो पल को सुस्ताई थी। जब उसने ली अंगड़ाई थी, हर रोम में लपट उठाई थी। हमने भी बड़े जतन किए उसको हम वश में कर लाए, हमने भी बड़े जतन किए उसको हम वश में कर लाए। हमको सदियों से आदत है जो भाई जीत के घर लाए। Please read this again. This is so brilliant. हमने भी बड़े जतन किए उसको हम वश में कर लाए। हमको सदियों से आदत है जो भाई जीत के घर लाए। रेती मुट्ठी से फिसल गई, वो वक्त के जैसे बदल गई। वो जीवन की परिभाषा थी, कुछ कहे जुए का पासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी। जब गई तो आखिर समझे हम, वो कुदरत बनकर आई थी। जब गई तो आखिर समझे हम, वो कुदरत बनकर आई थी। जिस लम्हा हम वो एक हुए, बस उस लम्हे की कमाई थी। वो आई आकर चली गई, वो शाम सुहानी ढली गई। वो आई आकर चली गई, वो शाम सुहानी ढली गई। कुछ कहे कि रूपा सोना थी, कुछ कहे कि तांबा कासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी। अब भी दिल के नशेमन में एक उसका कमरा खाली है। वहां उस कमरे के शीशे पर उसके जोबन की लाली है। अब भी दिल के नशेमन में एक उसका कमरा खाली है। वहां उस कमरे के शीशे पर एक उसका कमरा खाली है। उसके जोबन की लाली है। अब ना जाने कहाँ रहती है वो, जाने कौन दिशा में बहती है वो। अब ना जाने कहाँ रहती है वो, जाने कौन दिशा में बहती है वो। सब कहते हैं उसका कत्ल हुआ, वो कुलच्छनी कुलनासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी। मैं थोड़ा एक छोटा सा अपनी तरफ से, बस हो गया खत्म। ये किताब और है, इरशाद कामिल ने, इसका नाम है पोएटिका। इरशाद कामिल साहब ने इसको संकलित किया है, इसको एडिट किया है और कंपाइलेशन है। यहीं पे बैठे हैं इसके पब्लिशर हमारे दोस्त मोहित। तो इस किताब में भी मेरी एक कविता है और ये किताब बाहर है अगर किसी को लेनी हो तो मैं सिर्फ एक छोटा सा बोल दिया और अब मैं बाबा रामन गा रहा हूँ और बस उसके बाद धन्यवाद। तो बाबा रामन अकेला गाने का मतलब नहीं है, हाँ साथ में गाते सब लोग। मैंने कहा ना वो आजकल मेरी जिंदगी का ओम जय जगदीश हरे बन चुका है। बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें। बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें। बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे। बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना। बावरामन देखने चला एक, वन मोर टाइम, बावराम चला एक सपना। बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो। इस सयानी
हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशियां, थर थराती लौहो मध्यम, बावरी मदहोशियां, बावरा एक घुंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए, बावरे से मुखड़े से सरकना। Thank you so much. Thank you for having me, Bangalore. So thank you, Shantanu. Thank you. Couldn't have asked for anything better. Thank you so much. Thank you, Shiny. Thank you.